नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति को समझने का प्रयास कर रहे थे। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में ये बात बताई थी कि 1885 में जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख संस्था बनी और गांधी जी के नेतृत्व में आगे चल के उसने देश को आज़ादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कांग्रेस के स्थापना के बाद सामान्यतः हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है उदारवादी काल, दूसरा है उग्रवादी काल और तीसरा है गांधी युग के नाम से जानते हैं। उदारवादी काल को हम 1885 से लेकर 1905 तक के समय में रखते हैं और 1905 से लेकर 1919 तक काल को हम उग्रवादी काल के नाम से जानते हैं और 1920 के बाद के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि गांधी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और उसके अधीन ही भारत स्वतंत्रता की प्रमुख अपनी राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था। तो ये बात हम पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर यद्यपि मतभेद इतिहासकारों में हो सकते हैं, परंतु ये बात स्पष्ट है कि एक बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई और क्रमिक सुधारों के बाद जैसे स्वशासन और स्वराज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी, तो कांग्रेस ने सीधे ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना मोर्चा खोल लिया। तो यद्यपि कांग्रेस की स्थापना के लिए 2 भी तर्क दिए जाएं, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, बाद में भारत को आज़ादी या स्वतंत्रता दिलाने में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और उसके अधीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो धारा थी वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा बनी। यद्यपि ये बात भी सही है कि कई क्रांतिकारी धाराएं भी उसके विपरीत, कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत, कांग्रेस और गांधी की विचारधारा के विपरीत कई क्रांतिकारी धाराएं भी समानांतर में प्रचलित थी। तो ये बात समझने की है कि कांग्रेस का स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में। और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो शुरुआत में कांग्रेस का लक्ष्य भारत की आज़ादी नहीं था, बल्कि क्रमिक सुधार थे या प्रशासन में सुधार थे। अब तक और पूरे उदारवादी युग में और मोटे तौर पे हम कहें पूरे उग्रवादी युग में भी कांग्रेस ने सीधे स्वराज्य को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। एक आधिकारिक रूप से स्वराज्य को अपना लक्ष्य कांग्रेस ने 1929 के अपने लाहौर अधिवेशन में ही स्वीकार किया। यद्यपि उससे पूर्व स्वराज्य को लेकर स्वशासन या औपनिवेशिक सुधार इस तरह की शब्दावलियाँ प्रचलित थीं, लेकिन ब्रिटिश शासन से पूर्णतया आज़ादी, पूर्णतया स्वाधीनता प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में ही स्पष्ट हो पाया। और शुरुआत में जब कांग्रेस स्थापना हुई तो वे क्रमिक सुधारों, प्रशासनिक पुनर्गठन, आर्थिक सहायता, संवैधानिक सुधारों और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और शुरुआत में जो जिस काल को हम उदारवादी काल कहते हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी, सरफरोश शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी जैसे बड़े विद्वान लोग कांग्रेस से जुड़े थे और ये समाज का विशिष्ट वर्ग था, एलिट तबका था और ये ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकर मानता था। लेकिन इस संदर्भ में कि ब्रिटिश शासन में हो रहे औपनिवेशिक उत्पीड़न को भी, खासतौर पर आर्थिक उत्पीड़न को उन्होंने बार बार रेखांकित किया और साथ ही साथ उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन के साथ ब्रिटिश शासन भारत के लिए वर्तमान में हितकर है। यानी कांग्रेस शुरुआत में आज़ादी को अपना लक्ष्य नहीं मान रही थी, संवैधानिक सुधारों को या प्रशासनिक सुधारों को अपना लक्ष्य मान रही थी। तो इस काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये उपलब्धि है कि इस काल में पहली बार उदारवादियों ने खुलकर भारत के आर्थिक शोषण को अभिव्यक्त करना शुरू किया कांग्रेस के विभिन्न मंचों में। इसमें दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक अधिशेष का सिद्धांत या आर्थिक निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें ये बात कही गई कि भारत के संसाधनों को
की निकासी इंग्लैंड की तरफ हो रही है और इस प्रक्रिया में भारत की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। भारत के उद्योग धंधे नष्ट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे भारत के सारे संसाधन इंग्लैंड की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। इसे आर्थिक अधिशेष या आर्थिक निकासी का सिद्धांत कहा जाता है। इसी तरह एक और उदारवादी विचार नेता आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब लिखी और इसमें ये बात कही कि भारत का आर्थिक शोषण और विभिन्न युग में भारत के आर्थिक प्रति व्यक्ति आय की गणना करके ये बात बताई कि ब्रिटिश शासन में स्थिति और खराब हुई है। तो यद्यपि उदारवादी काल को हम बड़ा नकारात्मक अंतराज से इसलिए देखते हैं कि हम ये मानते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य भारत की आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि वो ब्रिटिश को भारत के हित के लिए, ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकर मानते थे, तो वो इतने उस अर्थ में राष्ट्रवादी लोग नहीं थे। लेकिन ये बात मानना गलत होगा। ये लोग अपने स्तर पे और जितनी भी उपलब्ध संस्थाएं थीं उनके माध्यम से अपनी बात निरंतर पहुंचा रहे थे। यद्यपि जो बात मैंने आपको पहले कही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती लक्ष्य आज़ादी प्राप्ति नहीं था, तो यद्यपि इनका भी लक्ष्य भारत की आज़ादी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण और आर्थिक उत्पीड़न को, ये आर्थिक उपनिवेश की बात को बार बार रेखांकित किया और ये बात कही गई कि भारत में ब्रिटिश शासन और ज़्यादा उदार बने और ज़्यादा प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया जारी है और भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले उन संस्थाओं में भागीदारी करने का जो संस्थाएं निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में 1862 का भारत परिषद अधिनियम भी पारित हुआ, जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्य प्रांतों में भी परिषदों की स्थापना की गई। इसके मद्रास और मुंबई में विधान परिषद में 8 से लेकर 20 तक के सदस्य हो सकते थे। बंगाल में 20 सदस्य हैं। इसके अलावा पश्चिम प्रांत और अवध की भी प्रांतों की स्थापना की गई, जिसमें 15 सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय सदस्यों को इन परिषदों में बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसी क्षेत्र में एक कदम था कि किस तरह आगे बढ़ाया जाए। यद्यपि ये कांग्रेस की मांगों को पूरा नहीं कर रहा था और ये भी वजह थी कि उग्रवादियों ने, जो कांग्रेस के अंदर उग्रवादी थे, जो ये मानते थे कि उदारवादियों की नीति ब्रिटिश शासन के प्रति अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण है, वह उन्हें ये लगने लगा कि उन उदारवादी नीतियों के माध्यम से या उदारवादी रुख से ब्रिटिश शासन कोई बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन शासन में नहीं करेगी। यही वजह है कि उन्होंने उदारवादियों की प्रणाली पर, उदारवादियों की तकनीक पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और एक नया दौर शुरू हुआ जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का काल कहते हैं, जिसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल प्रमुख थे, जिन्हें गर्म दल के नेता माना जाता है। और इन्होंने सीधी कार्रवाई और सीधा ब्रिटिश शासन से स्वशासन की मांग करनी शुरू की और ये किसी भी रूप में ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन का भारत के साथ किसी भी तरह का संबंध हितकर नहीं है।